हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा इसमें हम बात करेंगे फिजिक्स के एमसीक्यू पार्ट नंबर 3 की। और आज हम बात करने वाले हैं 101 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक की महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है। अगर आपने इसके पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो फिजिक्स का फर्स्ट और सेकंड पार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसके पहले बायोलॉजी के मैं 300 क्वेश्चन करवा चुका हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो लिंक उससे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से चेक कर सकते हैं कि आपने किस तरह से पढ़ाई की है, क्या आप रिविजन कर सकते हैं। और अगर आपने कम तैयारी भी की है तो इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये प्रश्न एग्जाम में हेल्प कर सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और लेता हूं पहला प्रश्न। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? तो चांदी की ऊष्मीय चालकता जो होगी वो तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। ध्वनि की तीव्रता कहीं से कहीं तक आ नहीं सकता, विशिष्ट ऊष्मा नहीं, और कम होती है भी नहीं आ सकता है। अब देखिए जरा, ऊष्मीय चालकता की अगर बात हुई है तो इस ऊष्मीय चालकता को आप कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। तो चांदी जो होती है उसकी जो चालकता थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो कॉपर से कहीं ज़्यादा होती है, ठीक है, तो अधिक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि हीट ट्रांसफर की वो मेथड, हीट को ट्रांसफर करने की वो मेथड जिसमें कि पार्टिकल मोशन न करें उसे हम विकिरण नहीं कहेंगे, उसे हम चालन कहेंगे। विकिरण क्या होता है? जहां पे थर्मल कंडक्टिविटी तो होती है, मतलब कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो जाती है लेकिन उसमें माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो विकिरण जब होगा जब माध्यम की कोई ज़रूरत ना हो। और इसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से आता है जिसमें माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे तो माध्यम की ज़रूरत की बात ही नहीं की है। इसने क्या बोला है? ऊष्मा संचरण की वो विधि, वो प्रोसेस जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, मतलब मीडियम के पार्टिकल ही मोशन नहीं करे। अब मीडियम तो बता रहा है ना, तो इसे चालन कहते हैं। और चालन का मतलब होता है कंडक्शन, और ये होता है ठोसों में, ठीक है, ठोस में होता है ना, इसे कहा जाता है कंडक्शन। अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ठोस में इनमें से क्या नहीं होता? तो ठोस में कभी भी इनमें से संवहन नहीं होता, इसे कहा जाता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन कभी भी नहीं होगा ठोस में, ठीक है, क्योंकि ठोस में जो पार्टिकल है वो मोशन नहीं कर पाते। तो हीट ट्रांसफर क्या होती है? पार्टिकल से पार्टिकल होती है, बस उनके कॉन्टेक्ट के थ्रू, मोशन के थ्रू नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? अभी मैंने आपको बताया विकिरण एक ऐसी विधि है जिसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये विकिरण को अंग्रेजी में कहा जाता है रेडिएशन, और रेडिएशन डज नॉट वांट और डज नॉट नीड टू हैव एनी मीडियम, ठीक है। अब देखिए, चालन को कहा जाता है कंडक्शन और संवहन को कहा जाता है कन्वेक्शन। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला प्रश्न। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार संचार माध्यम में से आती है? तो ये मैंने आपको बता दिया, रेडिएशन के थ्रू होती है, क्योंकि कोई भी आपको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। आगे बढ़ेंगे। भौतिक की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है, मतलब कि जिसमें मोशन का आप स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट का, वो यांत्रिकी कहलाती है, मैकेनिक्स कहलाती है, ठीक है। काइनामेटिक्स भी कहीं कहीं लिखा होगा तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए यांत्रिकी है, इसलिए हम मैकेनिक्स के साथ जाएंगे, यांत्रिक के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूरी कौन सी राशि है? तो दूरी जो है वो एक अदिश राशि है। देखिए, दूरी जो होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। दूरी की बात निकली तो बता देता हूं दूरी क्या होता है। तो दूरी आपके द्वारा तय की गए पथ की लंबाई को कहते हैं। जैसे आपको ए से बी तक जाना है और मान लो आप इस रास्ते को फॉलो करके हुए ऐसे गए ए से बी तक, तो इस रास्ते में जितना भी आपने पाथ ट्रेवल किया है, जो ये पथ की लंबाई है ना, लेंथ ऑफ पाथ जो होगा उसे डिस्टेंस कहा जाता है। कभी भी ये नेगेटिव नहीं होती, ये एक अदिश राशि है। अदिश को इंग्लिश में कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? एक अदिश राशि होती है, SCALER, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर का मतलब मैंने आपको बता दिया, अदिश होता है, और दूरी एक अदिश राशि है, तो बात ही खत्म हो गई। एक होता है सदिश राशि। तो दोनों समझ लीजिए, एक काम कीजिए, सदिश का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, जब भी किसी
फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर बोलते हैं। लेकिन स्केलर की अगर बात की जाए तो जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, मैग्नीट्यूड सिर्फ रिक्वायर्ड हो, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, यानी कि अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूरी एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है तो शून्य, जीरो भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो ये तीनों ही सही हैं, ये सभी इसके आंसर होंगे। देखिए विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन जो होता है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ए और बी तक आपको जाना है, तो इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है इसका मतलब। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वेक्टर का मतलब होगा सदिश राशि। तो इतनी चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक क्या है, तो ये तो सिंपल है, बिल्कुल मीटर होता है दूरी का मात्रक। अगर यहां से आपको विस्थापन का मात्रक भी पूछा जाए तो वो भी मीटर होगा। आपसे अगर वेग का मात्रक पूछा जाए या स्पीड यानी कि चाल, वेग का मतलब होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों का ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। दूरी और विस्थापन यानी कि इसे कहा जाता है डिस्टेंस और इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। आपसे त्वरण का मात्रक पूछ लिया जाए, त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक आपसे पूछा जाता है स्मॉल जी का वैल्यू, तो वो भी मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, माफ कीजिएगा। तो ये इतनी चीजें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण से अगर बात निकली है तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की अगर बात की जाए, ये पूछा जाए तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतनी चीजें आपको यहां से ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो अगर दूरी की बात हो रही है एकांक समय में तय की गई दूरी, तो आपने पढ़ा होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। परिभाषा में लिखे तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। ठीक है, तो ये चाल हो गया। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। चाल का मात्रक क्या है, ये रहा मीटर पर सेकंड। बल तथा समयांतराल का गुणनफल क्या कहलाता है, तो बल और समय अंतराल का जो गुणनफल होता है उसे आवेग कहा जाता है। इंग्लिश आवेग है, श नहीं है, आवेग। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इम्पल्स। ठीक है, तो इसे इम्पल्स यानी कि आवेग कहा जाता है। इसकी यूनिट अगर पूछी जाए तो न्यूटन सेकंड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेग माफ कीजिएगा, इम्पल्स। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है, तो पानी से भरे तालाब की जो गहराई है वो अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हमें क्या दिखाई देती है, कम दिखाई देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो प्रकाश की किरण यानी कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। मतलब ये अगर ऐसे जा रही है तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, कहीं अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, या फिर इस तरह से जाते हुए, माफ कीजिएगा, या फिर इस तरह से अगर जाएगी और माध्यम बदलेगा तो ऐसे बाहर की तरफ मुड़ जाएगी। तो कैसे भी ये मुड़ सकती है। अब ऐसा क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से, अगर ये विरल माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन की ओर जा रही है तो इसे कहा जाता है नॉर्मल, तो टुवर्ड द नॉर्मल ये बेंड हो जाएगी इधर की साइड। और अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी इस तरह से। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब तुमको विरल और सघन में प्रॉब्लम आएगी इंग्लिश वालों को, तो विरल का मतलब होता है रेयर मीडियम और सघन का मतलब होता है डेंसर मीडियम। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में मेरा प्रयास है, तो मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी धैर्य बनाए रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबुन के बुलबुले के
चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो साबुन का जो बुलबुला होता है उसमें चमकीला रंग आपको क्यों दिखाई देता है? तो ये आपको प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश की एक घटना होती है प्रकीर्णन, जिसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। इस पर लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? मैक्सिमम एनर्जी कौन सी लाइट में होगी? तो ये आपका नीले रंग में होती है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम श्वेत प्रकाश की बात करें और अगर हम इसको प्रिज्म से गुजार दे, तो श्वेत प्रकाश यानी कि सफेद जो रंग होता है वो 7 कलर से मिलकर बनता है और ये होता है विबग्योर। इस तरह से, मतलब अगर प्रिज्म में से अगर आप इस व्हाइट लाइट को पास करोगे तो आपको ये 7 कलर मिलने वाले हैं और इसी सीक्वेंस में मिलेंगे। ठीक है, अब ये 7 कलर का क्या मैटर रहता है मैं आपको बता देता हूं। तो रेड जो कलर रहता है, इसकी वेवलेंथ जो रहती है, वेवलेंथ जिसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ये सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है। तरंग दैर्घ्य मतलब कि इस तरह से कुछ, मतलब इसकी वेव की जो लेंथ होती है, एक साइकिल जो कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस चलती है वो मैक्सिमम चलती है, लाल कलर। इसीलिए सिग्नल जो है वो रेड कलर के बनाए जाते हैं ताकि दूर से दिख जाए। एक क्वेश्चन तो ये कवर हुआ आपका। और रेड, अगर ये तरंग दैर्घ्य ज्यादा है दैट मीन्स ये लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक साइकिल को कंप्लीट करने में, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब देखिए, कोई भी तरंग की जो शक्ति रहती है, आप स्ट्रेंथ अगर बोले तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो स्ट्रेंथ उसमें कम रहेगी। अगर मैं वॉयलेट कलर की बात करें तो यहाँ से नीचे नीचे आते आते सभी कलर के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड में कितने कंप्लीट कर रही है कोई वेव, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट कर रही है उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो जैसे जैसे आप इस रो में नीचे आते जाएंगे ना तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो मैं बोलूंगा कि सबसे फ्रीक्वेंसी का बढ़ना मतलब ऊर्जा का बढ़ना, ठीक है, एनर्जी का बढ़ना। तो लाल रंग की एनर्जी कम हो गई और जैसे जैसे आप नीचे 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 आते जाएंगे ना तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो आपसे नीले रंग, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, लाल दे रखा है, पीला दे रखा है, हरा दे रखा है। तो लाल से ज्यादा एनर्जी पीले की होती है, पीले से ज्यादा एनर्जी हरे की होती है। लेकिन अगर हरे से भी नीचे देखे तो ब्लू हो रहा है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी, नीला। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन यहाँ पे हरे की जगह मुझे बैंगनी बोल देता हो तो फिर मैं नीला नहीं लगाता, फिर मैं बैंगनी मेरा सही आंसर हो जाता, क्योंकि बैंगनी की सबसे ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रक्रमों में से एक के साथ पद CMY के संबंधित है। तो CMYK जो होता है ना, ये क्यान, मेजेंटा, येलो की होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। तो ये जो है ऑफसेट प्रिंटिंग से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जल में जो वायु का बुलबुला होता है, तो जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। उत्तल लगा के मत आ जाना, ठीक है। तो दर्पण तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता, लेंस ही आएगा, या तो अवतल आएगा या उत्तल आएगा। तो उत्तल गलत है, अवतल सही है। अवतल का मतलब होता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। और अगर मैं बात करूं किसकी, उत्तल लेंस की, तो इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब एक बात को जरा ध्यान से सुनिए, अवतल लेंस जो रहता है वो कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर रहता है, मतलब कि सिरों से मोटा और बीच में से पतला रहेगा। और कॉन्वेक्स जो लेंस रहेगा, उत्तल लेंस, वो कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारी ह्यूमन आइज जो रहती है, वहां आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ह्यूमन आई में कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, तो ये उत्तल लेंस होगा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, आई का लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, यानी कि मिनिमम जो स्पीड होगी लाइट की वो किसके बीच से होगी, तो ये कांच के बीच से होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तो जितना ज्यादा तारे का रंग शार्प होगा उतना ज्यादा तारे का ताप होगा, तो इससे टेम्परेचर का पता चलता है, तारे के टेम्परेचर, ताप का। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी बनेगी? तो ये जो है 21 जून है। देखिए 21 जून को क्या होता है कि जो कर्क रेखा होती है हमारी, कर्क रेखा, ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। ठीक है, और ये आपको बता देता हूं मैं। और ये कर्क रेखा 21 जून को बिल्कुल हमारे लंबवत होती है, जो उज्जैन है वहां के लंबवत होती है, बिल्कुल मतलब सीधे लंबवत 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे इस दिन आपकी जो छाया होगी वो क्या बनेगी, न्यूनतम बनेगी, सबसे छोटी बनेगी, क्योंकि आपके जस्ट सर के ऊपर सूर्य होगा। ठीक है, और ये जो 21 जून रहता है वो सबसे लंबा दिन है, लंबा दिन कहाँ का, तो हमारे उत्तरी गोलार्ध का।
हमारा जो भारत होता है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो ये हमारे उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन माना जाता है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते, पीले रंग का पूरक रंग है, तो पीले रंग का जो पूरक यानी कि मैं बोलूँ एलिमेंट्री अगर कलर देखें तो वो होगा नीला, है ना, पीले का उल्टा नीला, पूरक नीला। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है, तो पानी के ऊपर जो तेल की परत का चमकना है वो उदाहरण है व्यतिकरण का। व्यतिकरण को आप इंग्लिश में कहते हैं इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं, निम्न में से कौन सा आभासी बल है, तो ये जो आभासी बल है ये अपकेंद्रीय बल आभासी बल होता है। देखिए दो तरह के बल अगर देखें तो सर्कुलर मोशन में आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है यानी कि वृत्तीय गति कर रहा है मेरे दोस्त, तो केंद्र की ओर जो लगने वाला बल होता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, जो कि वस्तु को एक वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए बाधित रखता है, बांधे रहता है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के अगर चारों ओर गति कर रही है तो अभिकेंद्रीय बल के कारण कर रही है, क्योंकि सूर्य उस पे वो आरोपित कर रहा है। ठीक है, तो जब भी सर्कुलर या आपके पास में मैं बोलूँ कि ऑर्बिटल मोशन होता है तो ये अभिकेंद्रीय बल जरूर होता है। और एक ऐसा बल होता है जो केंद्र की विपरीत दिशा में बाहर की ओर लगता है, जिसे हम अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और यही दूध, ये आभासी बल है और दूध से मक्खन को अलग करने के लिए भी यही यूज किया जाता है, यूज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बल की परिभाषा मिलती है तो न्यूटन का जो सेकंड नियम है, न्यूटन का सेकंड लॉ, उससे बल की परिभाषा मिलती है और वो बोलता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन दैट, मतलब उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो ये आपको बात को ध्यान रखना है और यहीं से F इक्वल टू एम ए निकल कर आता है ना। तो ये गति के द्वितीय नियम से। आगे बढ़ जाते हैं, एक समान गति वाला पिंड, तो जिसकी वेलोसिटी एक जैसी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, तो उसमें एक्सेलरेशन की कोई गुंजाइश नहीं होगी, मतलब कि त्वरण जो होगा वो जीरो होगा। देखिए जरा, त्वरण नियत रहेगा या त्वरण नियत नहीं बोलूंगा मैं, उसे बोल दूंगा कि जीरो होगा। कैसे? एक समान गति का मतलब होगा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब कि dv अपॉन dt अगर करें तो मुझे त्वरण मिलता है, a मिलता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। हिंदी में कहा जाए तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो समय के सापेक्ष अगर वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, एक समान गति परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो त्वरण जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज तो हो ही नहीं रहा है मतलब जीरो है, तो ए की वैल्यू जीरो, मतलब कि त्वरण नहीं होगा, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं होगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? अभी मैंने बताया वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे त्वरण कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको याद रखना है। किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो देखिए, जैसे कि आपकी एक कार चल रही है बढ़िया, बिल्कुल सनन, ठीक है, अभी 3 पहिया वाली कौन सी कार होती है भाई? 4 लगा देते हैं। तो अगर आपकी कार चल रही है और आपने क्या किया, यहां से ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, रुकेगी। मतलब कि वेलोसिटी में आपकी कार में चेंज आया, पहले वेलोसिटी ज्यादा थी और ब्रेक जैसे ही अप्लाई करा तो कम हो गई, मतलब वेलोसिटी ज्यादा से कम हो रही है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, नेगेटिव है। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है लेकिन ऋणात्मक में हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसे मंदन कहा जाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, मंदन, यानी कि इसके लिए इंग्लिश में टर्म यूज होती है रिटार्डेशन। आई होप आप रिटार्डेशन को समझ पाए होंगे, ये मंदन होता है। आगे बढ़ते हैं, निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तु के लिए किसका मान समान होगा? तो स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु निर्वात में यानी कि वैक्यूम में गिर रही है तो उसकी जो स्पीड होगी वो सेम होगी। ठीक है, स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी नहीं। ठीक है, स्पीड सेम होगी। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो क्या होगा इसमें से? देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी मान लीजिए आप d है, ठीक है, और समय के समानुपाती होती है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम देके रखा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया होगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एक्सेलरेशन को निकालूं, है ना, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होता है, होगा
कि v अपॉन टी होता है, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग बटे अगर समय अंतराल में कर दूं तो मुझे एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण मिल जाता है, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इस वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, एस से हम डिस्प्लेसमेंट को बताते हैं, और अपॉन टाइम करेंगे तो टाइम इंटू टाइम, एक और टाइम आएगा और टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर वी इसको एस अपॉन टी लिख दिया जाए तो एस अपॉन में टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऐसा होगा। अगर मैं इसका गुणा यहाँ कर दूंगा तो आप देखेंगे ए टी स्क्वायर बराबर एस मिलेगा। यहाँ पे एस क्या है, विस्थापन है, या फिर आप उसे हाँ विस्थापन है, डिस्टेंस आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विस्थापन क्या होता है, एक तरह से दूरी होती है, डिस्टेंस ही होती है, तो आप डिस्टेंस इसको बोल सकते हैं। अब जरा देखिए सदिश में, है ना, तो सदिश में दूरी होती है, विस्थापन एक तरह से। तो अगर मैं यहाँ से एक काम कर दूं कि इस टी स्क्वायर को हटा दूं तो मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकता हूं, मतलब जो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। या फिर मैं सॉरी माफ कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे ए को हटा दूं, ए को, क्योंकि ए कांस्टेंट है ना, तो एस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। और यही यहाँ पे आपको बोल रखा है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी कि एस जो होगा समय के वर्ग के समानुपाती यानी टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा कब हो सकता है, तो ऐसा जब भी हो सकता है जब ये एक्सेलरेशन यहाँ से हटाया जाए, ए को यहाँ से हटा दिया जाए। और ए हटेगा कब, जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगेगा, क्योंकि ए कांस्टेंट होना चाहिए हटने के लिए। फिजिक्स में जब भी इक्वल टू को हटाया जाता है तो वहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया जाता है, या फिर मैं बोलूँ उल्टा भी कि अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाता है तो बराबर का साइन लगाया जाता है और एक कांस्टेंट लगाया जाता है। और अगर हमको क्या करना है, बराबर से प्रोपोर्शनलिटी लगाना है, बराबर को हटा के प्रोपोर्शनलिटी लगाना है, तो कांस्टेंट जो भी वैल्यू होगी उसको हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास में ए हट रहा है मतलब ए कांस्टेंट होगा, ए कांस्टेंट होगा मतलब त्वरण नियत होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार पथ में चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। तो वृत्ताकार पथ में चारों ओर अगर कोई पिंड गति कर रहा है तो समान वेग और समान चाल का वो उदाहरण होगा, ये आपको याद रखना है। मतलब कि उसकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, माफ कीजिएगा, एक समान वृत्तीय गति में इनमें से क्या होगा, वेग त्वरण दोनों ही नियत रहेंगे, वेग त्वरण और वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं, त्वरण एवं चाल नियत रहती है जबकि वेग परिवर्तित होता है, या फिर त्वरण एवं चाल दोनों ही नियत रहते हैं। तो इस केस में त्वरण और वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेगा तो उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही चेंज होंगे, परिवर्तित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनके उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित, उनसे उत्पन्न ध्वनि का जो भेद होता है वो निम्नलिखित के अंतर के कारण किया जा सकता है। मतलब कि लेट सपोज कि सितार है और बांसुरी है यानी कि फ्लूट है, और आप क्या कर रहे हैं, दोनों ही प्ले कर रहे हैं। लेट सपोज जनगण मन दोनों पे प्ले हो रहा है, और आपको बताना है कि आप उनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन सा सितार पे बज रहा है, कौन सा फ्लूट पे बज रहा है। ऐसा क्यों कर सकते हैं, तो ये ध्वनि की गुणवत्ता के कारण कर सकते हैं, यानी कि इसे कहा जाता है इंग्लिश में टिम्बर ऑफ वॉइस। क्या बोलते हैं, टिम्बर ऑफ साउंड। ठीक है, तो साउंड में प्रॉपर्टी होती है टिम्बर, जिसकी हेल्प से हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस, कि सितार और फ्लूट के बीच में जो आवाज़ में अंतर होता है वो टिम्बर के कारण हम बताते हैं, पहचान सकते हैं। और दो चीज होती है, एक होता है एम्पलीट्यूड और एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है पिच ऑफ वॉइस, और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है आपकी आवाज की जो स्ट्रेंथ होती है, वो स्ट्रेंथ का मतलब मैं बोलूंगा लाउडनेस, लाउडनेस ऑफ वॉइस। ठीक है, तो लाउडनेस ऑफ साउंड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी पे कौन डिपेंड करता है, पिच। पिच को हिंदी में कहा जाता है तारत्व, और लाउडनेस को कहा जाता है स्ट्रेंथ ऑफ वॉइस, या फिर आप बोल सकते हैं कि आवाज की जो प्रबलता होती है वो, है ना। तो ये एम्पलीट्यूड के कारण होगा, और ये फ्रीक्वेंसी हिंदी वालों के लिए आवृत्ति होता है, और ये एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम, है ना। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने बताया हुआ है, अगर आपने साउंड की वीडियो नहीं देखी तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, और प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिजिक्स में आपको पूरी वीडियोस मिल जाएगी, वहां से आप ये साउंड वाला चैप्टर जरूर देखिएगा, तो इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा। तो ये जो होता है वो किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल के रिलेवेंट होगा। क्यों, क्योंकि यही 100 डेसिबल हो सकता है, बाकी सब तो गली का शोरगुल की आवाज़ भी कम रहती है, साधारण वार्तालाप भी नहीं नॉर्मली रहता है ना।
60-70 dB के आसपास, और ठीक सुनी जा सकने वाली जो ध्वनि है वो भी नॉर्मली रहती है। तो 100 डेसिबल जो होता है वो एक लाउड होता है और वो मशीन के कारण ही उत्पन्न हो सकता है। सीधे सीधे आप एग्जाम्पल लगा सकते हैं। वायु में ध्वनि का वेग है, तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वैसे ये 342 मीटर पर सेकेंड भी कहीं कहीं देखने को मिलता है ना, तो ये रेंज में होगा। बाकी सब तो आप देख लीजिए, सब छोटे ऑप्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग ये रहता है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल जो मैक्सिमम होता है वो इस्पात में होता है। तो मैं आपको ध्वनि की चाल के बारे में बता देता हूँ। गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है और उसके बाद में द्रव में होती है, और सर्वाधिक चाल जो होती है ठोस में होती है। तो ठोस में अगर देखेंगे तो ये सारी अगर चीजें देखें तो निर्वात में तो ध्वनि ट्रैवल ही नहीं करती। आपसे अगर पूछे वैक्यूम में ध्वनि ट्रैवल करती है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, निर्वात में ध्वनि ट्रैवल नहीं करती। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा गति किसमें अधिकतम होती है, तो ठोस में होती है। तो देखिए इनमें से ठोस क्या है, इस्पात है ना, तो यहाँ पे अधिकतम होगी। और गैस में सबसे कम गति होती है और द्रव में उससे ज्यादा, थोड़ी सबसे ज्यादा ठोस में। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति अगर रेंज देखें, जो ऑडिबल रेंज होती है जिसे हम सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये श्रव्य तरंगे कहलाती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर पराश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव कहलाएंगी, सॉरी अल्ट्रासोनिक साउंड होगा ये। और 20 हर्ट्ज से नीचे हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, मतलब कि ये हम सुन नहीं सकते, ये अश्रव्य तरंगे होगी 20 हर्ट्ज से कम, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर देखें तो पराश्रव्य तरंगे होती है, और 20,000 से 20 के बीच में ऑडिबल वेव्स होती है। ठीक है, यानी कि जो हम सुन सकते हैं श्रव्य तरंगे। आगे बढ़ जाते हैं। पराश्रव्य ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति होती है, तो अभी मैंने आपको बताया 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी, अल्ट्रासोनिक वेव्स जिन्हें कहा जाता है। अच्छा, सोनार जो टेक्निक है इसमें अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ किया जाता है, और सोनार की अगर बात की जाए तो साउंड नेविगेशन और रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, यानी कि इंग्लिश में कहा जाए तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना। और ट्रांसवर्स वेव भी होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखें एग्जाम्पल, तो वो ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। लेकिन ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो उत्प्लावकता से जो संबंधित वैज्ञानिक है ये आर्किमिडीज है, कल भी मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ जाते हैं। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, तो तेल जो है केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है, जिसे इंग्लिश में कैपिलरी एक्शन किया जाता है, कहा जाता है। जैसे कि आप मुंह वगैरह पोंछते हैं गीले कपड़े से, तो जब आप मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, सूखे कपड़े से जब आप गीले मुंह को पोंछते हैं रुमाल वगैरह से कॉटन के, तो क्या होता है जैसे ही आप मुंह पे उसको लगाते हैं तो पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसे कहा जाता है कैपिलरी रिएक्शन। जैसे आप तेल में अगर बाती डालेंगे तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये हम केशिका क्रिया कहते हैं, इसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो उसके कारण ही तेल में दीप की बत्ती जो है, तेल दीप में बत्ती में तेल इसके कारण ऊपर चढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो ये सतह तनाव यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण होती है, तो आप सीधे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। लोलक की कालावधि जो रहती है, कालावधि टाइम पीरियड जिसे कहा जाता है, देखिए अब लोलक को इंग्लिश में कहा जाता है पेंडुलम। ठीक है, तो पेंडुलम की जो टाइम पीरियड रहता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो जो डिपेंड करता है वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, जो धागे की लंबाई होती है उस पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य यानी कि पदार्थ का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया भी था फिजिक्स के लेक्चर्स में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसे कहते हैं। ठीक है, और ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात हो तो ऊर्जा को न तो सृजित किया जा सकता है न ही इसका विनाश किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ऊर्जा संरक्षण का नियम। आगे बढ़ते हैं। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। और अगर बात करें तो 1/2 m को सेम रखे और वेलोसिटी को अगर डबल कर दिया जाए तो 2v कर दिया जाए और उसका स्क्वायर कर दिया जाए, तो आप देखेंगे 1/2 और यहाँ बचेगा m, और 2 का डबल क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अगर करें, दोगुनी अगर कर दें हम उसकी गति को, तो ये देखेंगे आप हो जाएगा 4v²। और आप यहाँ से देख रहे हैं इससे कट हो जाएगा 2 बार में, और यहाँ आ जाएगा 2mv²। ठीक है, तो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 mv², तो ये सेम रहेगा, और इस 4 को मैं अलग से लिख देता हूँ 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, 4 × 1/2 mv², पहले ये था और बाद में 4 का गुणा हो गया, मतलब चौगुनी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो गतिज ऊर्जा जो है वो खिंचे हुए धनुष में नहीं होती, क्योंकि इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है ना। इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, न कि काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग का जो प्रत्यास्था गुणांक है उसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सी ऑप्शन। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो होता है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको चुनना है, तो ये बड़ा सिंपल है। कार्य का सूत्र दे रखा है जो होता है बल इंटू विस्थापन, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसकी अगर यूनिट बोले तो जूल होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो उत्तल दर्पण जो होता है वो दृष्टि क्षेत्र उसका सबसे अधिक होता है, इसीलिए वाहनों में पीछे की चीजों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया याद रखिएगा। विक्षेपण के अंतर्गत प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? मैंने आपको अभी प्रिज्म का थोड़ी देर पहले बताया कि विबग्योर वाला सिस्टम रहता है। जब भी हम क्या करते हैं, व्हाइट लाइट को इसमें से गुजारते हैं तो 7 कलर में ऐसे डिवाइड हो जाती है। तो अगर मैं 7 कलर में इसको डिवाइड कर रहा हूं तो देखिएगा विचलन जो होता है सबसे ज्यादा वो इसका होता है, यानी कि वॉयलेट का, बैंगनी रंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न लेते हैं, जो कि है दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? और मैं आपको ये बता चुका हूं, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, इसी वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप देखिएगा आपको जरूर इससे हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।